हेलो बच्चों, आज हम अपने जो हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट की उसमें हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो में हमने बाय-सेवरेट लॉ किया था और उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। हमने एक एप्लीकेशन की थी स्ट्रेट वायर के लिए कैरिंग करंट, जिसकी वजह से हमने क्या किया था, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। अब हमारे पास दो एप्लीकेशन और रहती है बाय-सेवरेट लॉ की, आज हम वो कंप्लीट करेंगे। सर्कुलर लूप कैरिंग करंट या सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट, उसमें क्या है, एक बार हम फाइंड करेंगे एट द सेंटर ऑफ द कॉयल, दूसरा हम फाइंड करेंगे एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, किसी एक्सिस पर, किसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम करते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन हम करते हैं आज, मैग्नेटिक फील्ड at the center of the circular coil carrying current। देखो हमें पता है ये क्या है, बाय-सेवरेट लॉ की एप्लीकेशन है, तो बाय-सेवरेट लॉ ही लगना है। तो जो हमें पूछा गया, पहले डायग्राम बना लेते हैं। जो कहा है टॉपिक में, क्या कहा है उसने कि भाई मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट करो सर्कुलर कॉइल, अगर कोई सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट पास कर रहा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर कॉइल इन द प्लेन ऑफ पेपर हमने क्या किया, कंसीडर किया। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर, रेडियस या पोजीशन वेक्टर कितना है, r। ठीक है, सपोज करो इसमें से मैंने अभी ले लिया कि करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये करंट है हमारे पास। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमें भी पता है, या फिर आप कंसीडर कर सकते हो कि ये जो सर्कुलर कॉइल है ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, स्मॉल करंट एलिमेंट dl, यानी कोई dl लेंथ का हम यहाँ पर करंट एलिमेंट ले रहे हैं dl। ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिससे मिलके ये सर्कुलर कॉइल जो है वो बनी हुई है। ठीक है, अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू बाय-सेवरेट लॉ आप क्या कहोगे, याद होगा आपको बाय-सेवरेट लॉ क्या कहता है ये, कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r क्यूब। वेक्टर फॉर्म में यही था। चलो जी, क्रॉस प्रोडक्ट ओपन कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे, क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा, एक आर कैंसिल करके मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आर स्क्वायर, क्योंकि पीछे कर चुके हैं हम। ठीक है, अब थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा एंगल है पोजीशन वेक्टर और डीएल के बीच में। डीएल वेक्टर क्या है, ये है, आर वेक्टर क्या है, ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। भाई पोजीशन वेक्टर आर जो है वो तो ये है, और जो हमने करंट एलिमेंट कंसीडर किया है डीएल लेंथ का, उसका लेंथ एलिमेंट इसकी क्या है, ये डायरेक्शन बनेगी, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। तो थीटा 90 पुट करेंगे, साइन 90 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो आप, हेयर एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो कितना बना हमारे पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई r स्क्वायर। राइट, अब ये तो एक छोटी एलिमेंट की बात है, मुझे कैलकुलेट किसका करना है, सेंटर पर सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, पूरी सर्कुलर कॉइल का कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट किया हमने कंप्लीट लेंथ के लिए, ये आएगा, म्यू नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है, 4 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी है, करंट कांस्टेंट क्वांटिटी है, आर कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो चेंज नहीं होंगे। सिर्फ एक जो लेंथ एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, उसकी लेंथ चेंज हो सकती है। तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इट्स लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल, एंड लेंथ सर्कुलर कॉइल की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल। और सरकमफ्रेंस कितना होगा,
2 पाई आर, 2 पाई आर पुट कर दो तो क्या बना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 आई आर, या भी ऐसे ही रखते हैं, एक आर कैंसिल कर देते हैं, बस पाई को रखेंगे पाई आर इंटू में 2 पाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये किसके लिए है, जब एक नंबर टर्न है, यानी एक बार ऐसे सर्कुलर कॉइल बनाइए। अब सपोज करो हमारे पास 4 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 है 5 से कर देंगे। यानी इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो हमारे पास क्या होगा, यहां करते हैं, इफ n इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो क्या आएगा हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू में 2 पाई n, n से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और 2 पाई n को आप ये भी कह सकते हो इट इज़ द एंगल सब्टेंडेड बाय कोयल एट द सेंटर। सेंटर के साथ कोयल ने जितना एंगल बनाया उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 2 पाई कैंसिल हो गया, या तो डायरेक्टली लिख दो आई अपॉन 2r इंटू n। अब बात आती है डायरेक्शन की, राइट हैंड रूल लगाएंगे हम डायरेक्शन के लिए। करंट कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो क्या है, देखो परपेंडिकुलर का तो आपको पता है परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, लेकिन डायरेक्शन क्या बनेगी, इनवर्ड। अगर होती एंटी क्लॉकवाइज, अभी तो क्लॉकवाइज है, अगर होती एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन क्या होती, आउटवर्ड। अभी क्या है, क्लॉकवाइज ऐसे वाली है करंट की डायरेक्शन, तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, क्या है, इनवर्ड। अगर होती एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन क्या होती, आउटवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने, पहले ये नोट कर लें, वो भी करके दिखाते हैं। देखो बेटा, ये जो डायग्राम बनाया मैंने, ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो क्या होता है इसमें, परपेंडिकुलर होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की तो मैंने कहा इनवर्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगी, ये जरूर ध्यान रखना। देखो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स दिखाई हुई है, तो जो सर्कुलर कॉइल है उस वायर के पास तो क्या बनेगी, कॉन्सेंट्रिक, और जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ होती जाएंगी वैसे वैसे डिस्टेंस एक तरह से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, तो वो क्या होती जाएगी, स्ट्रेट में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो आपके पास रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो वो आप ये ले सकते हो कि अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वहाँ पर, है ना। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ लिया जा सकता है कि सर्कुलर लूप में नियर द वायर या एज पे कॉन्सेंट्रिक होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और नियर सेंटर ऑफ द कॉइल क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी। यानी जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ जा रही है, पहले क्या थे, सर्कुलर थी, कॉन्सेंट्रिक थी, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है सेंटर सेम वो थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कर्ड बनती गई, कर्ड, और जैसे जैसे वो सेंटर पे आ गई वो क्या बन गई, स्ट्रेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट on the axis of a circular coil carrying current. हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर, जो कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें से करंट पास कर रहा है। तो पहले हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल। ये मैंने क्या किया, सर्कुलर कॉइल कंसीडर किया। सपोज करो इसका सेंटर है O, रेडियस है A, इन द प्लेन ऑफ पेपर। यानी ये जो सर्कुलर कॉइल है वो कैसे लाई कर रही है, इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसका एक्सिस क्या होगा, ये इसका एक्सिस है,
ठीक है। इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सपोज करो मैंने क्या किया, ये पॉइंट P कंसीडर कर लिया जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वो किस डिस्टेंस पर है? सपोज x पर। किस पर है? x पर है। पहले देखो डायग्राम समझो ध्यान से, डायग्राम समझ आएगा उसके बाद हम थ्योरेटिकल करेंगे। उसमें तो करना क्या है, थ्योरेटिकल में तो कुछ है ही नहीं, हमने बाय-सेवरेट लॉ लगाना है, एंगल देखना है, लेंथ बतानी है, ये सब करना है, ठीक है ना। मैथमेटिकल पोर्शन बाद में करेंगे। हमें कहा था इसने कि सर्कुलर कॉइल है जिसमें से करंट पास कर रहा है। मैंने एक सर्कुलर कॉइल ली जिसकी रेडियस a है, सेंटर O है। वो कह रहा है इसमें से कुछ करंट पास कर रहा है, तो करंट पास कर रहा है तो हमने ले लिया सपोज करो I करंट जो है वो क्या कर रहा है, इसमें से पास कर रहा है। डायरेक्शन आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। वो इनवर्ड और आउटवर्ड में ही फर्क पड़ेगा, परपेंडिकुलर तो रहेगी ही रहेगी, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसके किसी एक्सिस पर P पॉइंट कंसीडर किया एट ए डिस्टेंस ऑफ x, जहां पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। आउटवर्ड भी होगा, ये भी हमें पता है ना। परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा, ये दो चीज़ हमें पता चल गई। अब इस सर्कुलर कॉइल के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड टोटल कैसे कैलकुलेट करें? कंप्लीट के लिए तो कैलकुलेट करना मुश्किल है, वही पुरानी बात। इसके लिए हम क्या करते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट एजेस पर दो करंट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा भाई। एक तो एंड मैंने सपोज करो ये एंड है मेरा C, ये एंड है सर्कुलर कॉइल का D। इस पॉइंट पर, इन दो पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक छोटे छोटे दो करंट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं और उनकी वजह से, उन दो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड टोटल फाइंड करेंगे। देखो मैंने ऐसे दो क्यों लिए तो मैं रीज़न बताती हूँ। क्योंकि जब मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगी और इसकी वजह से कैलकुलेट करूंगी, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन इस पे भी आउटवर्ड, इससे भी आउटवर्ड है ना, तो दोनों कुछ अपोजिट होंगे, कुछ एंगल बनेगा, यानी वहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बनेंगे, मे बी वो कैंसिल होंगे, ऐड होंगे, हमें अभी कुछ नहीं पता। दैट मीन्स अभी हमें क्या करना है, हमने अपोजिट एज पर दो एलिमेंट कंसीडर करके पहले हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट पर क्या असर पड़ेगा, है ना। अगर हमारे कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं वहाँ पर कि ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी है कंक्लूजन निकलता है, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। क्योंकि देखो अगर ये दो अपोजिट एज हैं, इसमें जो होगा वही इन दो अपोजिट एज में होगा, इन्हीं फिर इसमें सारे क्या है, अपोजिट बनते जाएंगे। तो ओवरऑल क्या करेंगे, हम उसका सम अप कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वही करना है हमें। तो पहले इसलिए हमने क्या किया, दो डायमेट्रिकली अपोजिट एज कंसीडर किए। तो मैंने एक एज पर C पर ले लिया, DL लेंथ का, सेम लेंथ का कंसीडर किया है, एक D पर कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब P पॉइंट से इन एलिमेंट की पोजीशन वेक्टर सपोज करो कितना है, डिस्टेंस कितनी है, R। अगर इसको R डैश भी कंसीडर करते हो बात सेम है, क्योंकि देखो ये R डैश अगर कैलकुलेट करोगे इसके लिए भी तो रेडियस A ही बनेगी, X बनेगी, ये कितना आएगा, √a² + x²। ये भी अगर R डैश लोगे वो भी √a² + x² बनेगा। तो इसलिए मैं R ही कंसीडर कर लेती हूँ, वेक्टर नहीं लगाती, अभी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की, परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा आउटवर्ड, तो मैंने इसका परपेंडिकुलर ये दिखा दिया, इसका परपेंडिकुलर ये बना, क्योंकि ये एक्सिस है हमारा, सॉरी है ना, DB और ये बन गया मान लो DB डैश, ठीक है। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, आउटवर्ड। अब ये इस एक्सिस, ये है इसका एक्सिस, इस एक्सिस के साथ मान लो एंगल है फाई, तो ये भी क्या होगा, फाई। थीटा मानना है, थीटा मान लो। थीटा मैंने इसलिए नहीं माना क्योंकि बाय-सेवरेट लॉ में हम DL और R के बीच का एंगल थीटा लेते हैं, जो कि ये बनेगा यहाँ पर, ये DL की लेंथ है इधर से और ये होगी R की, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। डायग्राम क्लियर हुआ है, पहले डायग्राम समझना ध्यान से।
तो लिख लेना, लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r विद सेंटर O in the plane of paper. Let P be the point on the axis of circular coil where we have to calculate magnetic field which is at a distance of x. Consider two diametrically opposite current elements at point C and D, due to which magnetic field acts dB perpendicular to CP and outward, and dB dash perpendicular to dP and outward. So now by according to Biot-Savart law, तो हमारे पास dB कितना बनेगा, डायरेक्टली लगा देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. थीटा मैंने कहा कितना है 90 डिग्री. जब मैं बोल यही रही हूँ कि डी बी इज परपेंडिकुलर टू सी पी, डी बी डैश इज परपेंडिकुलर टू डी पी, है ना. चलो लिख देती हूँ साइन थीटा हेयर डी बी इज परपेंडिकुलर टू सी पी. सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एंड डी बी डैश मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट पॉइंट डी क्या बनेगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे भी क्या है, डी बी डैश इज परपेंडिकुलर टू डी पी, इसलिए हमने क्या ले लिया साइन 90 विच इज़ 1. ठीक है, देखो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. सेम क्या, आर की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, आर ही आ रहा है ना. तो दोनों क्या है, हेयर डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश. तो वो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई, आर कितना है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास डी बी या डी बी डैश की वैल्यू आ गई, दोनों सेम है. क्लियर है. अब क्या करें, चलो जी, अब यहाँ पर देखो कोई भी एक, पहले ये ले लेते हैं डी बी, एंगल फाई पर है कि दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, रेक्टेंगुलर दो कंपोनेंट बनेंगे इसके, ये और ये, यानी डी बी कोस फाई डी बी साइन फाई. सिमिलरली डी बी डैश कोस फाई डी बी डैश साइन फाई. एज डी बी resolve into two components, dB cos phi and dB sin phi. Similarly, dB dash resolves into two components, dB dash cos phi and dB dash sin phi. ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं डी बी और डी बी डैश क्या है, इक्वल है, एंगल इक्वल है. तो ये दोनों क्या हुए, इक्वल एंड अपोजिट, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल. और ये दोनों क्या हुए सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे ऐड. पहले ये नोट करें फिर आगे करवाते हैं. तो क्या होगा, एज कंपोनेंट ऑफ, मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, है ना, कुछ भी मान लो, उल्टा भी मान लेना. एज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पी एक्स एंड पी एक्स डैश, दैट इज डी बी कॉस फाई and dB dash cos phi are equal and opposite to each other. So cancel out, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. and component along py, that is dB sin phi and dB dash sin phi
being in same direction are added up. भाई दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना कि भाई कि क्या हो गया 2 dB sin phi, नहीं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट थोड़ी है हमारी सर्कुलर कॉइल में, ऐसे पता नहीं कितने हैं। देखो जैसे ये है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, ऐसे अपोजिट चलते जाएंगे, है ना। वो क्या करेंगे, उन सब कंपोनेंट्स में cos phi वाले एलिमेंट तो हो गए कैंसल इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से, और sin phi वाले क्या हो गए, ऐड हो गए, है ना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा हमारे पास, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi, राइट। पुट करते हैं, dB हमारे पास कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन फाई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन फाई, साइन फाई, साइन यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला है जी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला है जी हाइपोटेनियस, तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस a बाय रूट a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, हेयर साइन फाई इज इक्वल टू a बाय रूट a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। सो b कितना आया हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई में a ओवर रूट a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो कितना बना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डी एल अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2, क्योंकि 1 इसकी पावर है, 1/2 इसकी है, 1 + 1/2 क्या बनेगी, 3/2। अब इस टर्म में म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, तो बच क्या गया dl। dl क्या होगी, लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल, लेंथ क्या होगी, जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई है। पहले ये नोट करें, कांस्टेंट क्वांटिटी लो बाहर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl यानी मैंने अभी बताया था जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई a, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या कर देंगे हम n से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा हमारे पास, म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर 2 पाई n बाय 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2, ठीक है। इसमें देखो स्पेशल केस भी बनते हैं हमारे पास, क्या बनते हैं स्पेशल केस, अब सोच के देखो भाई, मैंने यहाँ पे x पॉइंट पर p पॉइंट कंसीडर किया, x डिस्टेंस पर, अगर ये p पॉइंट एक्सिस पर तो है लेकिन ये नियर द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल है, तो क्या होगा भाई, ये पॉइंट इधर 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 लेके आ रहे हो आप, x की डिस्टेंस क्या होती है, x डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम, यानी अप्रोक्सीमेट आप x को क्या लोगे 0, x को क्या लोगे 0, तो इस जो ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आया इसमें हम x क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, यानी पहला केस क्या है, इफ पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ द लूप या कॉइल, x को उड़ा दो क्योंकि x क्या है 0, x उड़ जाएगा यहाँ से, तो क्या बनेगा b म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर 2 पाई n बाय 4 पाई, x चला गया 2 से 2 के गया क्यूब, एक a कैंसिल, a स्क्वेयर कैंसिल हो गया ना, म्यू नॉट आई 2 पाई n बाय 4 पाई a, तो ये हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। अब मैंने अगर पॉइंट पास कंसीडर किया है, दूर भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, सेकंड पॉइंट कंसीडर करो, इफ पॉइंट P इज वेरी फार फ्रॉम द
सेंटर ऑफ कॉइल, यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो x जो है वो बहुत ज़्यादा है a से। तो आपको भी पता है जब ज़्यादा होता है तो छोटी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, स्क्वायर को नेग्लेक्ट, सो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। क्या कर सकते हैं हम, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बना b, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i a स्क्वायर 2 पाई n ओवर एक्स स्क्वायर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बना एक्स क्यूब। एक मिनट, क्या बना एक्स क्यूब। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, यानी ए स्क्वायर आप यहाँ पे नेग्लेक्ट करने की बजाय लिख सकते हो कि सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भाई इतनी बड़ी क्वांटिटी है, उसमें आप ऐड कुछ भी कर दो, मान लो 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये में तुमने 1 रुपये ऐड किया है, तो उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है क्या, नहीं। तो वही चीज़ है भाई, एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत कम डिस्टेंस है, उसमें अगर ऐड कर रहे हो तब भी वो अप्रोक्सीमेट एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा एक्स क्यूब। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i पाई a स्क्वायर 2n। देखो सारी चीज आ गई ना, हाँ ठीक है। अब पाई a स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, एरिया, एरिया बन गया, सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर ही होती है एरिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई इंटू, हाँ एरिया लिख दिया इसको, एन आई इंटू ए, 2 आ गए यहाँ पर, 2 एरिया एन आई बाय एक्स क्यूब। ठीक है, अब जो है ये हमारे पास सर्कुलर लूप, लूप बोल रही हूँ, लूप मतलब मैंने अब नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर किए हुए हैं भाई, कॉइल नहीं बोल रही है, एक टर्न की बात नहीं कर रही मैं, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स हमने इसमें कंसीडर कर लिए हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, 10th में भी पढ़ा है तुमने, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। क्यों करता है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, याद होगा आपको 10th में आपने स्नो रूल पढ़ा होगा, उसमें वो क्या कहता है कि भाई अगर करंट है इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज में, तो वो वाला फेस जो है वो किसकी तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह, क्लॉकवाइज। अगर है करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो लूप किसकी तरह, फेस किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल। अब इतने सारे लूप हैं, सॉरी कॉइल हैं, लूप ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, एक तरह से अगर मैं ये लेके चलूँ सर्कुलर, हमारे पास ये है, अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में है, ये है, कौन सी डायरेक्शन बनी, क्लॉकवाइज, तो ये क्या बनेगा, साउथ, क्या बनेगा, साउथ बनेगा। ये वाला फेस क्या होगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है इसके करंट, ये क्या बना, क्लॉकवाइज, यानी उसमें करंट क्या है, ऐसे जा रहा है, देखोगे करके देखना, ये ऐसे जा रहा है। अगर मैं इधर से ऐसे देख रही हूँ तो ये क्या बन गई, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बन गई ना, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, दो पोल एक कुछ थोड़ी डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, डायपोल। और मैग्नेटिक क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैग्नेटिक पोल सेपरेट हुए हैं, तो क्या बन गया, मैग्नेटिक डायपोल, क्या बन गया, मैग्नेटिक डायपोल। और जो मैग्नेटिक डायपोल होता है उसके अंदर, ये नोट कर लेना पहले, उसके अंदर, उस मैग्नेटिक डायपोल के अंदर क्या होता है, एक टर्म होती है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। अब जब ये लूप है तो यानी डायपोल तो बन रहा है,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, और वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर टर्न्स एंड एरिया ऑफ लूप। नंबर ऑफ टर्न्स से तो मल्टीप्लाई करेंगी, तो यानी क्या बन जाएगा, NIA। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, m। तो मेरे पास कितना बना ये 2m/4πx³। ये मेरे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यूनिट पे बना देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की, इसकी क्या बनेगी, एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यानी कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में एम्पियर इनटू, सॉरी यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब एक केस हो रहा है, वो आप अपने आप करोगे कि भाई अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाए, यानी जो P पॉइंट है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, x इज इक्वल टू क्या बन जाए, a। पुट करके देखना तो क्या होगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, पुट करके वैल्यू नोट करोगे, ग्राफ भी बना के देखोगे कि ऐसे बनेगा ग्राफ। ये सेंटर है भाई, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ करके देखना पहले, अदरवाइज मैंने तो करवाना ही है ना, मैंने तो करवाना ही है लास्ट में। ठीक है, एप्लीकेशंस यही थी। इसके बाद हम करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।